जेनिफर के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा है रायन। एक्चुअली सबसे बड़ी उनकी बेटी है सेरा और उसके बाद 2 बेटे हैं रायन और ब्रेटली। ओके। तो रायन वो 16 इयर्स ओल्ड एज है उसका, जो एक डिसेबल्ड किड है, जिसको आई थिंक हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक है वो, प्लस उसके साथ उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, प्लस उसको एडीएचडी भी है। ओके। ये तीनों चीजें एक ही बच्चे में है। वो 16 इयर्स ओल्ड किड है, अभी वो टीनेजर है। उनकी बेटी 23 इयर्स ओल्ड है सैरा, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है, नॉर्मल बच्चों की तरह वो जन्मी है और उसके फंक्शनिंग भी बहुत अच्छा है। ब्रेडली सबसे छोटा बेटा है उनका जेनिफर का, जो 11 इयर्स ओल्ड है और इसको भी ब्लाइंडनेस है, प्लस उसके साथ इन्हें स्ट्रेट ऑटिस्टिक मतलब ज्यादा सीवियर उनका ऑटिज्म है। ओके। ब्लाइंडनेस भी है इनको, बहुत रेयर कंडीशन है जो ब्लाइंडनेस उनको मिला है। ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट उनके बच्चे जो है, उनको ये चैलेंज समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों लेके आई है। ओके। वैसे वो बोल रही है कि उनको जब वो कॉलेज में थी तब उन्होंने ऑटिज्म के रिलेटेड एक मूवी देखी थी, जब वो स्टडी कर रही थी साइकोलॉजी के लिए वगैरह, इनको ये इंटरेस्टिंग लगा। सो यहाँ पर रिलेशन वो समझती है कि शायद इनको प्रिपेयर किया जा रहा था कि उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ होने वाला है। ओके। तो लास्ट चैप्टर तक हमने देखा था, लास्ट सेशन तक हमने देखा था कि ये बच्चे, जब इनका सेशन शुरू हो गया कॉर्बी नाम के एक मीडियम के साथ। कॉर्बी एक मीडियम है जो रॉबर्ट शॉस के साथ काम करती है, और ये कॉर्बी बता रही है कि किस तरह से ये बच्चे और जेनिफर एक लाइफ टाइम में साथ में थे। ओके। ये बच्चे इंग्लैंड के साथ, नाजीज के साथ काम कर रहे थे, मतलब यूरोप के साथ, नॉट इंग्लैंड बट यूरोपियन नाजीज के साथ ये सोल्जर की तरह काम कर रहे थे, और जेनिफर एक रिपोर्टर थी यूएस में। ओके। जब उस जमाने में, उस लाइफ टाइम में जूस पे हल्ला हो गया था, उनको मारा गया था यूरोप में, तो उसके ऊपर इन्होंने उनकी प्रतिक्रिया दिखाई जेनिफर ने, और यहाँ पे जागृति करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट छपनी चाहिए। लेकिन ये नाजीज के साथ जो काम कर रहे थे, वो इतने डेंजरस लोग थे कि जेनिफर को हर्ट कर सकते थे, उस कंट्री को कुछ भी हार्म कर सकते थे। इसको ध्यान रखते हुए वहां पे जो पॉलिटिशियंस थे यूएस के तब, उस लाइफ टाइम के, उन्होंने जेनिफर को शांत बैठने के लिए बोल दिया, इनमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसा उनका सजेशन मिला। तो यहाँ बताने का एक मुद्दा है, जेनिफर जो काम कर रही थी इसका टोटली ऑपोजिट काम कर रहे थे उनके बच्चे, दोनों भी बच्चे उस लाइफ टाइम में। इस लाइफ टाइम में वो बच्चे बने हैं, उस लाइफ टाइम में वो अजनबी थे, मिले भी नहीं थे कभी। सो द थिंग इज, यहाँ पे जब वो एक साथ आए हैं, कॉर्बी बताती है जेनिफर को सीखना था हैंडीकैप्ड किड्स के पेरेंट बनना मतलब क्या होता है, उनको एक्सपीरियंस करना था। और 2 क्यों आए? क्योंकि जेनिफर ने ऐसे बहुत सारे लाइफ टाइम्स में ऐसा सोचा है कि उनको ऐसे बच्चे चाहिए जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड हो, चैलेंज्ड हो, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इसलिए इनके पास 2 बच्चे हैं जो सीवियरली ऑटिस्टिक भी है, हाई फंक्शनल ऑटिस्टिक भी है एक उसमें से। तो ये बच्चे, इन्होंने ये खुद के लिए क्यों प्लान किया है? क्योंकि नाजीज बन के उन्होंने एक लीडर की तरह जब काम किया था, तब उन्होंने रॉन्ग लीडरशिप की थी, रॉन्ग रॉन्ग मैसेज समाज को दिया था। जिनको बात करने की इच्छा थी, खुल के फ्रीडम जिनको चाहिए था, उनको उन्होंने दबा दिया, उन्होंने उनको बात नहीं करने दिया था, जिसके कारण इस जीवन के में उनको लर्न करना था बात एक्सप्रेस, मन की बातें एक्सप्रेस ना करना मतलब क्या होता है, कितना चैलेंजिंग होता है। तो ये चैलेंज लेके वो आए हैं, ऐसे बता रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर ओन लर्निंग। रायन और ब्रेडली खुद के लर्निंग के लिए ऐसा बन के आए हैं। तो सेरा का इसमें क्या रोल है? सेरा ब्रेडली के सेम, उनका दोनों का बर्थ डेट सेम है। तो कॉर्बी बताती है ये ऐसा हुआ है क्योंकि सेरा और ब्रेडली में जो सोल एग्रीमेंट हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट, सेरा ब्रेडली के जो कम्युनिकेशन चैलेंजेस है उसको उससे ओवरकम करने के लिए मदद करती है। दे आर द सोलमेट्स। ओके। जो सोलमेट आज के जनरेशन में बोला जाता है, सोलमेट मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर टू पीपल हु आर इन लव, राइट? तो सोलमेट
मतलब सिर्फ शादीशुदा या फिर एक उस प्यार की ही रिलेशनशिप में जो एक पर्टिकुलरली लव इंटरेस्ट के लोगों में होता है, ऐसा नहीं होता है। सोलमेट मतलब कोई भी हो सकता है जो सोल से जुड़ा होता है, एक ग्रुप से होता है। जैसे मैं हूँ, मेरी बेटी है, हम सोलमेट हो सकते हैं, राइट? आप है, आपके भाई-बहन हैं, सोलमेट हो सकते हैं। आप आपके पेरेंट्स के साथ आप सोलमेट बन सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ आप सोलमेट हो सकते हो। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली हस्बैंड वाइफ, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ये सोलमेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक डिफरेंट है। सोलमेट आपका कोई भी हो सकता है, आपका गुरु भी आपका सोलमेट हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे सेरा एंड ब्रेडली दे आर सोलमेट्स, दैट्स व्हाई दे आर हियर टू हेल्प ईच अदर। ओके, ऐसा उन्होंने कहा है। स्पेशली सेरा ब्रेडली को यहाँ पे मदद करनी आई है। उसका उसका खुद का भी एक प्लान है, बट मेन रोल यहाँ पे ब्रेडली के साथ उसका यही है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे रॉब का एक क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये जो सोल आए हैं यहाँ पे, क्या वो उनका कर्मा लाइक बैलेंस करने आए हैं? इज इट लाइक दैट? एनर्जी बैलेंस है, कर्मा बैलेंस है क्या? तो कॉर्बी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है, कभी भी कोई भी आत्मा जो भी कार्य लेके आती है, उस कार्य को उनको समझना है, लर्न करना है। और वो पृथ्वी पे थ्री डायमेंशनल पृथ्वी है ना, इसीलिए उनको वो एक्चुअली एक्शन में लाके करना पड़ता है। ओके, किसी भी काम को करने के लिए उसको अच्छा बुरा कर्म नहीं बोल सकते हम, ये सिर्फ एक कर्म है। इसको अच्छा और बुरा ये नहीं जोड़ सकते हम। वो सीखेंगे, सीखने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो सेम कर्मा उनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो ये बहुत गलत होगा अगर आप इसको एक नाम दोगे कि इनका ये दुष्कर्म है या अच्छा कर्म है, इसलिए इनको ये हो रहा है, ये पनिशमेंट है। ये पनिशमेंट नहीं है। ओके, ये सिर्फ लर्निंग है, इट्स देयर वे टू लर्न। एवरी इनकारनेशन में उनका खुद का वे होता है, उनका एक खुद का रास्ता होता है लर्न करने का, इस पृथ्वी तल पे आके उस तरह से उनको बैलेंस करनी है उनकी एनर्जी। इसके लिए ये इस तरह की चीजें प्लान करते हैं। हाँ, वहां पे कॉज एंड इफेक्ट का रोल मतलब फॉर्मूला प्ले होता है। ओके, इट्स रियली नेचुरल, लाइक दिस वे जाना कि कॉज है, इफेक्ट होगा ही उसका। कॉज क्या है कि वो नाजीज में थे पहले बच्चे, राइट? एक लाइफ टाइम में वो वन ऑफ द नाजीज थे, और उसके कारण उन्होंने जो कुछ भी दिया है वो इन्होंने फील नहीं किया था। जो गुस्सा उन्होंने उन लोगों को दिया था उनकी खुद के एक्शंस से, उन्हें पता ही नहीं था कि उनको गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना इनसेंसिटिव थे। तो इस जन्म में वो जो इनसेंसिटिविटी थी उस जन्म की, वो इम्बैलेंस हो गया ना। इनसेंसिटिविटी बढ़ गई, सेंसिटिविटी कम हो गई। इनको बैलेंस करना तो जरूरी है ना, तराजू को न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है। तो इसलिए इन्होंने ये प्लान किया है। तो ये न्यूट्रल है, ऐसे बोला गया है। कर्मा न्यूट्रल होता है, हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्म चक्र। कर्म चक्र जो है वो कंप्लीट कब होगा? जब उसका वो कर्म, कॉज एंड इफेक्ट बैलेंस हो जाएगा, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए इन्हें इनको हम लोग बुरे नहीं बोलते। ये सोल्स है, उनके एक्शंस रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन ये सोल्स बुरे नहीं है, नेगेटिव नहीं है। ओके, एक्शंस नेगेटिव हो सकते हैं, बस इतना कहा गया है उन्होंने। आगे बताते हैं। आगे क्वेश्चन रॉब के मन में आता है, मैं समझ रहा हूँ कि बॉयज ने कम्युनिकेशन रिलेटेड चैलेंजेस रखे हैं, लेसन रखे हैं खुद के इस जीवन में। आई अंडरस्टैंड, लेकिन ऑटिज्म है, बाइपोलर है, एडीएचडी है रायन को, ब्रेडली को सीवियर ऑटिज्म है और ब्लाइंडनेस भी है। ऐसा क्यों है? ऑटिज्म इटसेल्फ ऐसा एक सिंड्रोम है जिसमें वो बात नहीं कर सकते हैं, खुद का काम भी अच्छे से नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि इतनी फास्ट काम नहीं करती है जितना एक नॉर्मल पर्सन की बुद्धि करती है। अगर इतनी बड़ी चीज है ऑटिज्म, तो उतने में वो लेसन हो जाएगा ना कंप्लीट कम्युनिकेशन का। व्हाई एडीएचडी एंड व्हाई बाइपोलर सिंड्रोम, क्यों? तो ये बताते हैं कि कुछ बच्चे कैसे होते हैं, वो बता रहे हैं कि स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, एक उन्होंने टॉपिक एक स्पेशलाइजेशन ले लिया। हाँ, दूसरे बच्चे ने भी एक स्पेशलाइजेशन ले लिया। उसको सीखने के डिफरेंट वेज होते हैं। अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स करना है,
ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखते-सीखते उसने समझा कि ओके मैं कॉलेज में पढ़ूँगा, मैं ट्यूशन्स लगाऊँगा और मैं यूट्यूब पे भी सीखूँगा। सीख सब कुछ वही रहा है, लेकिन 3 वे से सीख रहा है। उसी तरह से एक बच्चा बोल रहा है हाँ, मुझे भी इलेक्ट्रॉनिक्स से सीखना है। लेकिन वो बोलता है नहीं मैं बस कॉलेज में ही जाऊँगा और वहीं पे बुक्स पढ़ लूँगा लाइब्रेरी में और उसी से सीख लूँगा। दोनों भी सिमिलर चीज़ें ही सीख रहे हैं। एट द एंड गोल वही है, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है। बट उनके वेज़ कैसे होंगे वो खुद डिसाइड करते हैं। उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी वो खुद डिसाइड करते हैं। उसी तरह से रायन और ब्रेडली ने जो सीखना है कम्युनिकेशन, राइट? उसका ज़रिया ये तीनों भी रायन ने ऑटिज़्म, बाइपोलर एंड एडीएचडी ये 3 सिंड्रोम डिसऑर्डर्स से उनको सीखना है। और ब्रेडली को कैसे सीखना है? तो ब्रेडली को सीखना है ब्लाइंडनेस से और सीवियर ऑटिज़्म से। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ। ऑटिज़्म कैसे होता है, उसमें जो टाइप्स है ना, जो बेसिक लाइक बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, इन दैट केस वो बच्चा डिले हो जाता है उनका बातें, उनके जो भी एक्टिविटीज़ है नॉर्मल बच्चे की तरह, वो डिले हो जाते हैं, ओके? उससे भी ज़्यादा अगर बहुत सीवियर है, तो उस बच्चे में वो डिले ज़्यादा बढ़ जाता है, उनमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ओके? लेकिन इन केस ऑफ बाइपोलर, बाइपोलर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे मूड चेंज होता रहता है। मैंने एक वीडियो देखा इसके लिए समझने के लिए, वो बोलते हैं मेनिया एंड ये ऑटिज़्म का जो है बाइपोलर, ओके? ये कैसे चेंज हो रहा है? मेनिया मतलब वो बहुत एक्टिव होते हैं लोग, बहुत फ्रेश होते हैं हमेशा और ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं बोल सकते हैं हम लोग। 8 घंटा सो लिया, उसके बाद वो जितना समय जग रहे हैं उतना समय इतना काम करेंगे, उनके माइंड में इतनी एनर्जी होगी, उतनी ही उनकी बॉडी में एनर्जी होगी। ओके? एंड बाइपोलर है ना 2 डिफरेंट बिहेवियर्स में रहते हैं। तो अचानक वो एक दिन चेंज होगा, स्विच हो जाएगा और उस दिन उनको लगेगा कि हाँ, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन बॉडी में तो है ही नहीं, बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है जितना माइंड में है। तो तब वो बहुत डिसऑर्गनाइज़ हो जाते हैं, ओके? तो उन्होंने एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा दिया है। अगर एक पर्सन अडल्टहुड में है और उसने जॉब शुरू कर दिया, उसने पैसे कमाना शुरू कर दिया, तो पैसे आ गए उसके पास, $2000 आ गए, हाँ? और उसको अभी पूरा महीना उस पर गुज़ारना है। उसने ऐसे एक्सपेंसेस कर दिए कि 1 वीक में $2000 चले गए। अब आगे का क्या करेगा? अब उसके पास पैसे नहीं है, खाना कहाँ से लाएगा? चीज़ें कैसे करेगा, राइट? तो ये होता है बाइपोलर कि बहुत ज़्यादा एक्टिव उसके बाद फिर पूरा एनर्जी चला गया। करना बहुत है लेकिन एनर्जी नहीं है। तो बाइपोलर में एडीएचडी में ये थोड़ा-सा उनका होता रहता है। फिर जो ऑटिज़्म भी है उसमें, ऑटिज़्म जहाँ पे वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है। तो उसने बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दी है उसके लेसन सीखने के लिए, ऐसे कौर भी बता रही है। ओके? तो आगे एक्सप्लेन करते हुए बताती है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो रायन कर रहा है, इसने पहले भी ऐसे ही किया है। पहले वो एक लीडर था, पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव था, नॉट इन जस्ट वन लाइफ टाइम, मेनी लाइफ टाइम्स उसने पॉलिटिक्स के साथ ही पॉलिटिक्स में ही ज़्यादा काम किया है लीडर बन के। कभी-कभी वो मेल फॉर्म में था, कभी-कभी वो फीमेल फॉर्म में था, ओके? तो जो फीमेल और मेल एनर्जी है उसके अंदर, उसमें से भी अ, फीमेल एनर्जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके? और जिसके कारण वो एडीएचडी जो है उसको, राइट? उसके कारण उसकी लाइफ थोड़ी टफ हो गई है। उसके अंदर इतना एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अ, ऑर्गनाइज़्ड नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना? जैसे समझ लीजिए किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, जैसे हमने अभी बोला कि $2000 है, ए एंड बी। ए पर्सन है जो ऑर्गनाइज़्ड है, उसको पता है कि दिस वीक में मुझे ये करना है, इतने खर्च पैसे खर्च करने हैं, नेक्स्ट वीक ये करना है। ऐसे करके उसने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बना लिया। लेकिन बी ने बोला, "हाँ, मुझे ये अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, बाकी का बाद में देख लेंगे।" है ना? तो वो ऑर्गनाइज़्ड नहीं है, दोनों के पास सेम पैसे हैं। मैंने एक ये भी सुनी थी, एक स्टोरी सुनी थी, मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे रिलेशन लगता है मुझे। एक फार्मर है, जिसके 3 बेटियाँ होती हैं और वो फार्मर किसी चीज़ के लिए 1 ईयर के लिए वो जा रहा है, ओके? कहीं कहीं जा रहा है। तो उसने ना वो पीनट्स की बोरी दे दी है, ओके?
पीनट्स की बोरी हर एक गर्ल चाइल्ड को दे दिया, उसके किड्स को दे दिया। तो वो बोल रहा है कि 1 साल तक तुम्हें इसको सँभाल के रखना है जब तक मैं वापस नहीं आऊँ। ओके। तो पहली बेटी ने क्या किया, उसको संभाल के, सच में संभाल के रख दिया कहीं पे, ताकि डैड जब आए उसको देखे। लेकिन वो पीनट्स है ना, वो कैसे अच्छे रहेंगे, वो शेल में है, वो खराब हो गए। ओके, 1 साल में। दूसरी बेटी ने क्या किया, उसमें से थोड़े से पीनट खा लिए और थोड़े से रख दिए आने के बाद देने के लिए। तो वो भी खराब हो गए, थोड़े से तो इस्तेमाल कर लिए खा के, राइट? तीसरी बेटी ने क्या किया, वो ही पीनट्स थोड़े से खुद के लिए रखे, थोड़े से बेच दिए और थोड़े से ज़मीन में डाल दिए, ताकि वो फिर से पीनट ग्रो हो पाए। डैड आने के बाद हमें फिर से वो 1 साल के बाद मिल जाए, ऐसा उसने प्लान किया। सो वी कैन लुक एट दिस एग्जांपल। 3 बच्चे एक ही इंसान के हैं, लेकिन तीनों ने डिफरेंटली थिंक किया। सेम अमाउंट उनको मिला है, लेकिन तीनों का इस्तेमाल डिफरेंटली हुआ। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है समझने के लिए कि ऑर्गेनाइज्ड और जो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, वो डिफरेंस समझने के लिए। तो यहाँ पे जो रायन है, रायन को जो फ्रीडम मिला है एट सोल लेवल, उसने इंटेंसिटी इतनी बढ़ा ली है खुद के चैलेंजेस की कि वो अभी डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। लेकिन ब्रेडली ने जो भी जीवन में लाया है इंटेंसिटी, एज कंपेयर टू रायन, कम है, और वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। समझ रहे हो? ADHD इज वन ऑफ दोज डिसीजेस, मे बी डिसऑर्डर्स, कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं किड्स, या फिर वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं, और राय ने वही प्लान किया है। तो यहाँ पे जेनिफर है ना, वो कंफर्म करती है इस चीज को, बताती है, हाँ, यूर राइट कॉर्बी, बिकॉज मैं देख रही हूँ ब्रेडली जितना हैप्पी होता है, ही इज अ हैप्पी किड एज कम्पेयर टू रायन, क्योंकि चैलेंजेस दोनों को है। एक्चुअली ब्रेडली को ज्यादा सीवियर ऑटिज्म है, उसके फंक्शनिंग बहुत कम है, और रायन हाई फंक्शनिंग, उसको हाई फंक्शनिंग है ना ऑटिज्म। तो रायन थोड़ी अच्छी तरह से काम कर सकता है खुद का, ब्रेडली से भी अच्छी तरह से। एंड अगेन ब्रेडली को ब्लाइंडनेस भी है, रायन को तो ब्लाइंडनेस भी नहीं है, रायन अच्छे से देख भी सकता है। देखा जाए तो रायन के पास थोड़ी अच्छी एबिलिटीज है एज कंपेयर टू ब्रेडली इन दिस लाइफ टाइम। फिर भी ब्रेडली रायन से ज्यादा हैप्पी किड है, क्योंकि एट सोल लेवल ही इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। आर यू गेटिंग मी? तो ये बहुत बड़ा, लाइक, देखिए ना, सोल प्लान करते हुए कितना कुछ सोचती है, कितना कितना तरीके से वो खुद का सोल प्लान बना रही है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। ओके, आगे आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अम, एक सेकेंड। हाँ, आगे पूछ रही है, जेन बताती है कि ऐसा हुआ है कुछ सालों पहले, रायन को कुछ साइकिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जो बड़ा बेटा है उसको कुछ साइकिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और ब्रेडली को भी हुए हैं। तो ये क्या उनके हैंडीकैप्ड होने की वजह से हुआ है, या कुछ उनके सोल के रिलेटेड, पर्टिकुलरली उनके सोल के रिलेटेड ये चीजें उनको एक्सपीरियंसेस हुई है, एक्सपीरियंस हुए हैं? तो कॉर्बी बताती है, मतलब कॉर्बी के थ्रू जो भी स्पिरिचुअल गाइड बता रहे हैं उसको बताते हैं कि ये जो जनरेशन है अभी, हम बहुत ज्यादा देख पा रहे हैं कि ऑटिस्टिक किड्स जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज बन के आते हैं, वो बहुत ज्यादा लाइक मात्रा में बढ़ गए हैं। तो मेनली ये जो किड्स आ रहे हैं वो इंडिगो किड्स हैं। अभी इंडिगो किड्स क्या होते हैं, राइट? ऑब्वियसली वो जैन को भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है। इंडिगो किड्स क्या होते हैं, वो नेक्स्ट वर्जन ऑफ होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस क्या होते हैं, हम लोग जो नॉर्मल ह्यूमंस थे जब हम पैदा हुए, तो हमें, हम बोलते हैं ना, एप एप से बने हैं हम लोग, आगे बढ़े हैं, राइट? एक ह्यूमन बने हैं नॉर्मल। लेकिन एप को जैसे ज्यादा खुद के ही एनाटॉमी के बारे में पता नहीं था, थिंकिंग के बारे में नहीं पता था। लेकिन जो सेपियंस है, वो हाईली थिंकिंग करने वाला एक मैन बन गया, जो अपीयरेंस में भी एक मैन की तरह बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, अच्छे से खुद को रखता है, हाईली थिंक करता है, मतलब एटलीस्ट थिंकिंग उनका फास्ट हो गया है। तो होमोसेपियंस जो है, उनका जो वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन, वो है इंडिगो। वो जनरेशन अभी आ रही है, ऐसा कौर भी एक्सप्लेन कर रही है इस सेशन में। तो ये जो सारे बच्चे हैं,
including Ryan and Ridley, they are indigo kids. Okay, who are the next version of Homo sapiens. Homo sapiens ऐसे होते हैं कि उनका वायरिंग ऐसे होता है कि वो कनेक्शन डायरेक्टली कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं अदर डायमेंशंस के साथ, मेटाफिजिकल डायमेंशंस के साथ वेरी इजीली दे कैन कनेक्ट विद दोस डायमेंशंस। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस स्थिति में जाने के लिए जितना समय लगता है, उससे एक बहुत लाइक कम मात्रा में समय उन बच्चों को लगता है जो इंडिगो किड्स हैं। वो बहुत इजीली मेटाफिजिकल डायमेंशंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनका वायरिंग हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है। ओके, जैसे एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। पहले जमाने में कंप्यूटर्स थे। ओके, पहले जमाने के कंप्यूटर्स बहुत बड़े थे और उनको बहुत सारे केबल्स लगते थे, है ना, बहुत सारे केबल चाहिए था टर्न ऑन करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। आज के ज़माने में कंप्यूटर मतलब एक लैपटॉप है, जिसको हार्डली एक बैटरी चार्ज करने के लिए वायर लगता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वायरलेसली काम करता है, राइट? तो उनको वो एक ही तार की ज़रूरत है बस, जो इंस्टेंटली काम करने लगेगा। तो हम थे जिनको बहुत सारे केबल्स की ज़रूरत थी, जो उस डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन लैपटॉप की तरह इंडिगो किड्स है, जो एक वायर से ही अपना कनेक्शन बना देते हैं। ऐसा इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आगे बताते हैं। रॉब पूछ रहा है, सेशन एंड हो रहा है कॉर्बी के साथ, तो कि व्हाट वुड यू लाइक टू से टू पेरेंट्स ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। आपको क्या बताना है, क्या मैसेज देना है? तो कॉर्बी बताती है, ऑनर देम, उनको ऑनर करो, रिस्पेक्ट करो, आदर करो उनका, उनके चॉइसेस को आदर करो, ऑनर देयर चॉइसेस। क्योंकि गॉड ने ये जो बनाया है, अब जब कभी कोई पेरेंट जो हैंडीकैप किड का पेरेंट होता है, वो उसको पनिशमेंट समझता है। उसको पनिशमेंट मत समझो, ये पनिशमेंट नहीं है। ये बच्चे आपके सामने एक आपका चैलेंज रख के आए हैं कि आपका पेशेंस लेवल कितना है, वो देखने के लिए, आपके अंदर कितना कंपैशन है, लव है अनकंडीशनल, वो देखने के लिए आए हैं। प्लस वो खुद भी कुछ सीखने के लिए ये चैलेंज खुद के जीवन में लेके आए हैं। ओके, आगे बताते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो आपके जीवन में आए हैं, ये अभी बात नहीं कर सकते हैं, जैसे ऑटिस्टिक किड्स बात नहीं कर सकते, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सोल नहीं समझती है। उनकी सोल तो बात भी कर सकती है, उसमें सारी एबिलिटीज है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि उनकी थिंकिंग को, इनके चॉइसेस को, इनके एक्शंस को आपको ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करना है, अप्रिशिएट करना है, ताकि वो फ्रीली जी पाए यहाँ पे, और जो उनको लर्न करना है वो कर पाए, और आपको जो लर्न करना है वो आप कर पाए। ओके, और आगे बता रहा है वो कि जब कोई ऐसा कोई आपके जीवन में आता है, दैट मीन्स बेसिकली आपने वो प्लान भी किया होता है, सेकंड थिंग एग्रीमेंट हुआ होता है, थर्ड थिंग आपका सोल ग्रुप है वो, राइट? वापस जब जाओगे वहां पे, जब आप समझोगे कि सोल के साथ आपने कैसे व्यवहार किया है, तो आपको ही वहां पे एक न्यू लेसन आपने क्रिएट कर लिया। सो इट्स बेटर कि आप वो कनेक्शन अगर अच्छे से बनाए, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन नेट से बनाए, तो वहां पे वो बंधन नहीं बंधेगा। कर्म चक्र में वो एक पॉइंट टिक हो जाएगा और वो वननेस में चला जाएगा, राइट? तो वो लर्निंग हो गया। तो बेसिकली ये मैसेज उन्होंने दिया है। ये सब कुछ होता है अकॉर्डिंग टू योर सोल पर्पसेस। ओके, तो कॉर्बी के साथ जैन का ये जो भी था, जेनिफर का ये पूरा सेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट ओपन कर रहे हैं वो नेक्स्ट सेशन स्टेसी वेल्स के साथ। स्टेसी को हमने पहले भी एक सेशन में देखा, मतलब एक चैप्टर में देखा है, जो वहां पे मीडियम की तरह उसने काम किया था। तो इस बार वो जेनिफर की जो जो लाइफ टाइम्स है उसके बारे में वो देख रही है, उस पर थोड़ा फोकस कर रही है। जेनिफर का क्वेश्चन है कि जो भी मैंने इस जीवन में डिफिकल्टीज प्लान किए वो क्यों किए हैं, क्या एग्जैक्टली रीजन है इतनी सारी डिफिकल्टीज का। द स्पिरिट गाइड्स स्टेसी के साथ कनेक्ट होके वो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये सारे एक्सपीरियंसेस तुमने तुम्हारी ग्रोथ के लिए बनाए हैं। ये डिफिकल्टीज तुम्हारे रिलेशनशिप में या फिर बच्चों में जो डिफिकल्टीज है, पेरेंटिंग का जो रोल रोल तुमने किया है, ये सारे डिफिकल्टीज तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ के लिए हो रहे हैं।
ये लर्निंग्स तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा वो बताते हैं। जो बच्चे तुम्हारे लाइफ में आए हैं, उसके कारण तुम्हारा पर्पस, जो हायर पर्पस है, उसको तुम्हें अचीव करना है। ओके, अगर तुम उनके डिजायर्स को, उनके साथ के एक्सपीरियंसेस को ऑनर करोगी, एक सर्विस की तरह लोगी, तो तुम्हारा हायर पर्पस फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो स्टेसी बताती है आगे थोड़ा सा कि मुझे लगता है, मैंने अभी तक इनके बच्चों को देखा नहीं है सोल प्लान के इस सेशन में, बट जब मैं देखूंगी तब मुझे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन एट दिस पॉइंट स्टेसी बोल रही है, मुझे लगता है जेन के सोल ग्रुप के ही ये पार्ट है, ये बच्चे जो उसके लाइफ में आए हैं। और ये जो सोल ग्रुप है, अ, उसका खुद का सोल ग्रुप जो है, वो इवॉल्व है, एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। इसीलिए ये बड़े चैलेंजेस लेके आया है। जो ये दो बच्चे हैं, जो यहाँ पे इसके लाइक बॉयज बन के जन्मे हैं, ये सोल्स जो है, जिस जन्म में पहले थे, वहां पे उनके हायर आइडल्स थे, उनके बहुत ज्यादा विचारों में, वो बहुत स्टबर्न थे, उनके विचार एक पर्टिकुलर बंधन में बंधे थे कि ओके, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो कट, राइट। तो ये जो बहुत स्टबननेस होता है ना विचारों में, उसको शिथिलता, उसको शांत, उसको एक लूज करने के लिए ऐसे एक चैलेंज लेके आए हैं, ग्रेट चैलेंज लेके आए हैं, ऐसे बता रहे हैं। अगर जेनिफर इन बच्चों को कॉन्शियसली, बहुत प्यार से, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के संभालेंगी, खुद को ग्राउंड करके, सेंटर्ड रख के, फोकस रख के, अगर वो अपना सर्विस कर देगी, तो उसका हायर पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसने टोटली ऑपोजिट एक्शंस लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चली जाएगी, उसका हायर पर्पस तो कंप्लीट होगा ही नहीं, लेकिन फिर जो उसकी ग्रोथ होनी है, वो भी नहीं हो पाएगी। एक्चुअली शी इज मेकिंग मोर बॉन्डेजेस, कार्मिक बॉन्डेजेस टू टू बैलेंस, ऐसा उन्होंने अभी बताया है। तो अभी हम सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, मास्टर्स ओपन करते हैं, थोड़ा डिस्कस